कहानी की शुरुआत सूरज निकलने से होती है, जहां पूरे अफ्रीका के जानवरों को पता चलता है कि नया राजकुमार पैदा हुआ है। वे राजा को सम्मान देने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी जानवर प्राइड रॉक के पास जाते हैं, जहां राफी की छोटे सिम्बा के माथे पर एक निशान लगाता है और उसे भविष्य का राजा घोषित करता है। इसके बाद भी जानवर खुशी से सिर झुकाते हैं, लेकिन स्कार, जो मुफासा का भाई है, वह इस समारोह में नहीं जाता। वह अपनी मांद में रहता है और एक चूहे का शिकार करता है। जब वो चूहे से खेल रहा होता है, तभी जाजू, जो राजा का संदेशवाहक है, वहां आता है और उसे खबर देता है कि मुफासा उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर स्कार चूहे को छोड़ देता है और गुस्से में जाजू को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुफासा आ जाता है और उसे रोक देता है। मुफासा कहता है कि उसने समारोह में स्कार को नहीं देखा और चाहता था कि उसका भाई वहां होता, लेकिन स्कार अभी भी नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि सिंहासन पर बैठने का उसका हक सिम्बा के जन्म के बाद छिन गया है। इसके बाद मुफासा पूछता है कि क्या स्कार उसे राजा बनने के अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन स्कार मना कर देता है और कहता है कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि मुफासा हमेशा राजा बना रहेगा। इस पर मुफासा जवाब देता है कि वह गलत है, क्योंकि एक दिन सिम्बा उसकी जगह लेगा और स्कार का नया राजा होगा। अगले दिन छोटा सिम्बा उठता है और अपने पिता मुफासा से कहता है कि वह उसके साथ गश्त करना चाहता है। मुफासा अपने बेटे को एक ऊंची चट्टान पर ले जाता है और पूरी घाटी दिखाता है। वह कहता है, बेटा, जो कुछ भी तुम देख सकते हो और छू सकते हो, वह सब तुम्हारा राज्य होगा। यह सुनकर सिम्बा प्रभावित होता है और पूछता है, क्या आप सब कुछ नियंत्रित करते हो? जिसे पर मुफासा जवाब देता है कि एक दिन यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिर सिम्बा पूछता है, तो क्या मैं इस पूरी जमीन का मालिक बनूंगा? तब मुफासा मुस्कुराकर कहता है, नहीं बेटा, एक सच्चा राजा जमीन का मालिक नहीं होता, बल्कि उसकी रक्षा करता है। जब सिम्बा घाटी की ओर देखता है, तो उसे एक अंधेरा क्षेत्र दिखाई देता है। वह अपने पिता से पूछता है कि वह क्या है, लेकिन मुफासा उसे वहां जाने से मना कर देता है। उसी समय जाजू आकर रिपोर्ट देता है कि कुछ लकड़बग्घे क्षेत्र में शिकार करते देखे गए हैं। मुफासा अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए वहां चला जाता है और जाजू सिम्बा को घर वापस ले जाता है। जब सिम्बा अपने दोस्तों की ओर जाने लगता है, तो एक कीड़ा उसके सामने से गुजरता है, जो कि एक जिज्ञासु बिल्ली की तरह सिम्बा उस कीड़े के साथ खेलने लगता है और खेलते खेलते चट्टानों पर चढ़ जाता है और खेलते हुए वह स्कार की गुफा तक पहुंच जाता है। जोश से भरा हुआ सिम्बा उत्साहित होकर राजा बनने की बात करने लगता है। तभी स्कार उसे रोकता है और पूछता है, क्या मुफासा ने तुम्हें अंधेरी भूमि के बारे में कुछ बताया है? जब सिम्बा मना करता है, तो स्कार उसे बताता है कि वह जगह हाथियों, काब्रिस्तान है और सभी बड़े शेर वहां जाते हैं, ताकि यह साबित कर सकें कि वे मजबूत और बहादुर हैं। अपने चाचा की यह बात सुनकर सिम्बा बहुत उत्साहित हो जाता है और वहां जाने का मन बनाता है। वह अपनी दोस्त नाला को साथ चलने के लिए बुलाता है, लेकिन नाला को डर होता है कि वे रास्ता भटक सकते हैं। इसीलिए वे जाजू को उनके साथ आधे रास्ते तक जाने के लिए कहती हैं। रास्ते में सिम्बा नाला को हाथियों के कब्रिस्तान के बारे में बताता है। तब नाला कहती है, पहले हमें जाजू से छुटकारा पाना होगा। फिर दोनों शावक चालाकी से जाजू को भटकाने की योजना बनाते हैं। वे उसके साथ खेलने लगते हैं और फिर राजहंस और जेबरा के झुंड के बीच दौड़ लगाते हैं, ताकि जाजू उन्हें ठीक से ना देख पाए। जब वे हाथियों और जेबरा से आगे निकल जाते हैं, तो दोनों शावक लंबी घास में छिप जाते हैं और सफलतापूर्वक जाजू को खो देते हैं। जाजू दूसरे पक्षियों के बीच फंस जाता है और रास्ता साफ हो जाता है। अब सिम्बा और नाला खेलते खेलते आगे बढ़ते हैं। वे आपस में कुश्ती करने लगते हैं। नाला अचानक सिम्बा पर कूदती हो और उसे एक पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। अब नाला भविष्य के राजा सिम्बा के ऊपर खड़ी होती है। सिम्बा उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी नाला आगे देखती है और उसे एहसास होता है कि वे हाथियों के कब्रिस्तान तक पहुंच चुके हैं। नाला डरकर कहती है, हमें वापस जाना चाहिए, हम राज्य की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन सिम्बा इस रोमांचक खोज को लेकर बहुत उत्साहित होता है और उसकी बात को अनसुना कर देता है। वह हाथी की हड्डियों के बीच से गुजरता हुआ एक गुफा तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह उस जगह का पता लगाने लगता है, तभी नाला उसे चेतावनी देती है कि अंधेरा हो रहा है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन तभी लकड़बग्घों का एक झुंड अचानक पीछे से आता और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। शेनजी, लकड़बग्घों का नेता, हंसते हुए कहता है, मैं राजा के बेटे को खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता
और वह सिम्बा की तरफ बढ़ता है। उसी समय जाजू वहां पहुंचता है और लकड़बग्गों से कहता है, उन्हें छोड़ दो। अगर तुमने हमला किया तो यह मुफासा के खिलाफ युद्ध होगा। लेकिन शेजी परवाह नहीं करता और सिम्बा पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी जाजू उसे रोक लेता है और शेन जी के चेहरे पर पंजा मारता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर कर सिम्बा और नाला एक भूमिगत सुरंग में घुस जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे फिर से लकड़बग्घों के बीच फंस जाते हैं। जब लकड़बग्घे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, तभी मुफासा गुस्से से दहाड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से लकड़बग्घों पर हमला कर देता है और वे डर कर पीछे हट जाते हैं। इसके बाद मुफासा लकड़बग्घों को चेतावनी देता है कि मेरे बेटे के पास दोबारा मत आना। शेनजी डरकर कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, और सिम्बा और नाला को छोड़ देता है। जब सिम्बा सुरक्षित हो जाते हैं तो मुफासा जाजू से कहता है, नाला को घर ले जाओ। इसके बाद मुफासा सिम्बा से अकेले बात करने के लिए रुकता है। वह सिम्बा से कहता है कि उसने राज्य के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। गंभीर बातचीत के बाद मुफासा अपने बेटे के साथ खेलने लगता है ताकि माहौल हल्का हो जाए। जब दोनों थक जाते हैं तो वे रुककर रात के आसमान में सितारों को देखते हैं। मुफासा सिम्बा से कहता है कि पुराने महान राजाइन ही सितारों के बीच रहते हैं और रात में वर्तमान राजाओं का मार्गदर्शन और सुरक्षा करते हैं। उधर स्कार लकड़ी बग्घों से मिलने जाता है। उसे लगता है कि मुफसा उस पर हमला करना चाहता है। बाकी शिकारी लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। तभी वे स्कार को पहचान लेते हैं। स्कार कहता है कि उसने सुना है कि अंधेरे प्रदेशों में अकाल फैला हुआ है, इसलिए उसने 2 शावकों को उनके लिए खाने के लिए भेजा था। लेकिन सिम्बा फिर से वापस लौट आया। लकड़बग्घे कहते हैं कि अब वे उसी को खा लेंगे, लेकिन तभी स्कार जवाब देता है कि वह उन्हें और भी बहुत कुछ दे सकता है। शेनजी पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। स्कार कहता है कि वह उनका पेट भर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें उसकी मदद करनी होगी ताकि वह नया राजा बन सके। इसके बाद स्कार कहता है कि मुफासा को खत्म करना होगा। जब वह राजा बनेगा तो लकड़बग्घे भी भर पेट खा सकेंगे। भले ही यह योजना पागलपन लगे, लेकिन शेन जी और बाकी लकड़बग्घे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कार उन्हें अपनी योजना बताता है कि वह राज्य पर कब्जा कैसे करेगा। अगली सुबह स्कार सिम्बा को एक घाटी में लेकर जाता है और कहता है कि शेरों को उनकी दहाड़ मिलती है। स्कार के मुताबिक यही तरीका है जिससे सिम्बा अपने पिता का विश्वास दोबारा जीत सकता है। सिम्बा उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और दहाड़ की कोशिश करने लगता है। स्कार कहता है कि उससे अब जाना होगा, लेकिन वह बाद में वापस आकर सिम्बा को देखेगा। सिम्बा आसपास के जानवरों को देखता है और एक छिपकली पर दहाड़ की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ हल्की म्याऊ की तरह निकलती है। तभी अचानक सिम्बा को महसूस होता है कि जमीन हिल रही है। वह चारों तरफ देखता है कि वाइल्ड बीस्ट का एक बड़ा झुंड घाटी में आ रहा है। उसे नहीं पता कि यह सब लकड़बग्घों की वजह से हो रहा है। डर कर वह एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। तभी स्कार आता है और अपने भाई मुफासा को भगदड़ के बारे में बताता है। वह कहता है कि सिम्बा वहां है और उसे मदद की जरूरत है। बिना समय गंवाए जाजू और मुफासा तेजी से सिम्बा की ओर बढ़ते हैं। सिम्बा खुद को बचाने के लिए एक पेड़ की शाखा पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद मुफासा और जाजू वहां पहुंचते हैं। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे कूदता है। स्कार जाजू से कहता है कि वह शेरहों को बुलाने जाए, और इस तरह वह मुफासा के साथ अकेला रह जाता है। मुफसा तेजी से नीचे जाकर वाइल्ड बीस्ट के बीच में घुसता है ताकि सिम्बा तक पहुंच सके। वह भी उसी पेड़ की शाखा पकड़ता है जिसे सिम्बा ने पकड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक वाइल्डर बीस्ट मुफसा से टकरा जाता है। उसकी टक्कर से शाखा टूट जाती है और शेर नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी समय जब सिम्बा को लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी मुफासा अचानक प्रकट होता है। वह सिम्बा को अपने मुंह में पकड़कर चट्टान के ऊपर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। लेकिन इसके बावजूद मुफसा को फिर से वाइल्ड बीस्ट टक्कर मारते हैं और वह पैरों तले रौंद दिया जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह भगदड़ से बाहर निकलने और घाटी पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। जब मुफासा चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है तो स्कार वहां पहले से मौजूद होता है। मुफासा उससे मदद की भीख मांगता है, लेकिन स्कार सिर्फ उसे देखता रहता है। फिर अचानक वह पेशी अपने पंजों से मुफासा को पकड़ता है और उसके चेहरे पर खरोंच मारता है। इसके बाद वह उसे घाटी में धकेल देता है। मुफासा नीचे गिर जाता है और आखिरी वाइल्डर बीस्ट के पैरों तले कुचल दिया जाता है। चिंतित सिम्बा फिर से घाटी में जाता है और अपने पिता को ढूंढना शुरू करता है। जब वह घाटी के तल पर पहुंचता है तो देखता है कि मुफासा पहले से ही बेजान पड़ा है। हताश होकर सिम्बा मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह अपने पिता के शरीर के पास लेट जाता है और रोता हुआ दूसरों के आने का इंतजार करता है। तभी स्कार फिर से प्रकट होता है
और सिम्बा से पूछता है कि उसने क्या किया। वह सिम्बा पर आरोप लगाता है और कहता है कि अब हर कोई उसे सबसे बड़े अपराधी के रूप में देखेगा। डरा हुआ सिम्बा पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। स्कार उसे सलाह देता है कि वह जितनी दूर हो सके भाग जाए। वह सिम्बा से वादा करवाता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही सिम्बा वहां से भागता है, लकड़बग्घे प्रकट होते हैं। स्कार उन्हें आदेश देता है कि वे सिम्बा को खत्म कर दें। सिम्बा शिकारियों को देखता है और जिद इतनी तेजी से भाग सकता है भागने लगता है, लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर वह फिसल जाता है और एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। शेनजी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सिम्बा मारा गया है, इसलिए वह अन्य लकड़बग्घों को नीचे जाकर जांच करने के लिए कहता है। लेकिन लकड़बग्घे डर जाते हैं और जाने से हिचकचाते हैं और बोलते हैं, कितनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी जीवित नहीं रह सकता। वे शेनजी से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने शावक के शरीर को कुछ मीटर नीचे खा लिया है। इस बीच सिम्बा एक पेड़ के नीचे छिपा रहता है और लकड़बग्घों के दूर जाने का इंतजार करता है। जब वे चले जाते हैं तो वह धीरे धीरे से बाहर निकलता है और रेगिस्तान की ओर बिना किसी दिशा के चलने लगता है। उधर स्कार अपने भाई मुफासा और सिम्बा की मृत्यु पर दुख जताते हुए एक भाषण देता है। वह कहता है कि वह समय पर घाटी तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उन्हें बचा नहीं पाया। हालांकि इसके बावजूद वह कहता है कि राज्य को एक नेता की जरूरत है। इसके बाद वह खुद को नया राजा घोषित कर देता है और सिंहासन ले लेता है। फिर राजा स्कार कहता है कि पूरे राज्य की देखभाल करना अकेले एक जानवर के लिए बहुत कठिन है। वह सभी को सुरक्षित रखने के लिए मदद की जरूरत बताता है और लकड़बग्घों को बुलाता है ताकि वे उसके साथ मिलकर शासन करें। दूसरी तरफ सिम्बा कई दिनों तक रेगिस्तान में अकेले भटकता रहता है। चलते चलते वह थक जाता है और हार मानकर गर्म रेत पर लेट जाता है। कुछ घंटों बाद गिद्धों का एक झुंड उसे मृत समझकर खाने के लिए आता है, लेकिन तभी पंबा वहां आता है और गिद्धों को भगा देता है। कुंबा सिम्बा के पास जाता है और उसका हाल देखने की कोशिश करता है। तभी उसके सिर पर चढ़कर जांच करने का फैसला करता है। जब उन्हें पता चलता है कि छोटा शेर अभी भी जीवित है, तो टिम डर कर एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। लेकिन पंबा को लगता है कि सिम्बा अभी छोटा है और वे उसकी देखभाल कर सकते हैं। वह कहता है कि जब सिम्बा बड़ा हो जाएगा तो वह उनकी रक्षा कर सकेगा। जब सिम्बा होश में आता है तो पंबा और टिम अपना परिचय देते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन सिम्बा इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वह उदास महसूस करता है और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। टिम उसे समझाता है कि वह अपने अतीत को छोड़कर भविष्य को बदल सकता है। वह उसे हकुना मटाटा का मतलब सिखाता है, जो एक ऐसा दर्शन है जिसमें बिना किसी चिंता के जीवन जीने पर जोर दिया जाता है। सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ चलते हुए एक नई जगह पर पहुंचता है, एक खूबसूरत घाटी जहां एक झरना भी बह रहा है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सिम्बा कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। इस पर टिम मोन उसे बताता है कि अब उसे अपनी खाने की आदतें बदलनी होंगी। वह समझाता है कि अब वह झबरा और मृग जैसे जानवरों को नहीं खाएगा। इसके बाद टिम दिखाता है कि कैसे पंबा एक सूखी लकड़ी काटना खोलता है, जिससे तरह तरह के कीड़े बाहर निकलते हैं। हर कोई उन्हें खाने के लिए आता है, भले ही कुछ कीड़े जैसे कैटरपिलर टिम के आहार में हों। सिम्बा धीरे धीरे इस नए आहार को अपनाने लगता है और कई वर्षों तक इसी तरह जीता है। इस दौरान वह एक युवा वयस्क शेर बन जाता है। दूसरी ओर राज्य की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हायना और सूखे के कारण राजा के पत्थर के चारों ओर की जमीन वीरान हो चुकी थी। आखिरी बचे हुए जानवर भी क्षेत्र छोड़कर भागने लगे। नाला यह सब देखती है और कुछ करने की सोचती है, लेकिन उसकी मां उसे रोक देती है। उसी समय जाजू आता है और सभी को बताता है कि अंतिम झुंड भी भाग चुका है, लेकिन लकड़बग्घे उसे रोक लेते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जाजू वहां से जाता है, स्कार अन्य शिकारियों के साथ प्रकट होता है और साराभी से बात करने के लिए कहता है। हालांकि नाला इसका विरोध करती है, लेकिन मुफासा की विधवा पत्नी सारा भी स्कार से मिलने जाती है। स्कार उसे भोज में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन सारा भी कहती है कि वह बहुत ज्यादा शिकार कर रहे हैं और यही वजह है कि सभी जानवर राज्य छोड़कर जा रहे हैं। स्कार जवाब देता है कि वह केवल अपनी सेना के साथ अपनी तकनीकों में सुधार कर रहा है। इसके बाद स्कार कहता है कि उसने उसे इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि वह उसे फिर से अपनी रानी बनने का मौका देना चाहता है। लेकिन सारा भी उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। स्कार कहता है कि अन्य श्रेणियां भी सारा भी का अनुसरण कर रही हैं और इसी वजह से वे भी उसे अस्वीकार कर रही हैं। जाहिर है सारा भी का इनकार स्कार को गुस्से में भर देता है और वह इसे अस्वीकार नहीं कर पाता। सजा के रूप में स्कार घोषणा करता है कि अब से लकड़बग्घे शेरों से पहले खाएंगे।
यह कहते हुए कि वे आमतौर पर ज्यादा खाना नहीं छोड़ते। सारा भी और अन्य शेरनियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन स्कार उनकी परवाह नहीं करता। नाला इस अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सकती। वह तय करती है कि मदद लाने के लिए राज्य से भाग जाएगी। जब सभी सो जाते हैं तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर बिना किसी को बताए चट्टानों से गुजरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्कार जाग जाता है। वह हवा में सूंघकर यह समझने की कोशिश करता है कि कौन भागने की कोशिश कर रहा है। स्कार तेजी से शेरनी का पीछा करने लगता है और लगभग नाला को पकड़ ही लेता है। उसी समय जाजू प्रकट होता है और स्कार का ध्यान भटकाकर उसे दूसरी दिशा में ले जाता है। इसका फायदा उठाकर नाला बहुत दूर भागने में सफल हो जाती है। इधर सिम्बा अभी भी और पंबा के साथ जंगल में मजे से रह रहा था। दीमक और कीड़े खाकर अपना पेट भर रहा था। एक दिन खाने के बाद तीनों दोस्त सितारों को देखने के लिए लेटते हैं। टीमोन सिम्बा से पूछता है कि वह सितारों के बारे में क्या सोचता है। सिम्बा जवाब देता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि अतीत के महान राजा आसमान में चमकते सितारों के रूप में रहते हैं और जीवित लोगों की देखभाल करते हैं। टीमोन और पंबा इस पर हंसने लगते हैं, जिससे सिम्बा थोड़ा परेशान हो जाता है। वह चुपचाप जंगल में चला जाता है और अकेले बैठकर आसमान की ओर देखने लगता है। तभी उसके बालों का एक गुच्छा ढला होकर पास की जलधारा में गिर जाता है। जलधारा में बहते हुए वह गुच्छा आगे बढ़ता है और एक पक्षी उसे अपनी चोंच में उठा लेता है। पक्षी फर का उपयोग करके उड़ने लगता है, जो आगे एक महत्वपूर्ण घटना की ओर इशारा करता है। अंत में यह राफी के हाथों में आ जाता है। जैसे ही राफी इसे छूता है, उसे तुरंत एहसास होता है कि यह मुफासा के बेटे सिम्बा का है और किसी चमत्कार की तरह वह अब भी जीवित है। अगली सुबह टिम, पंबा और कुछ अन्य जानवर जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी नाला घास से बाहर निकलती है और उन पर हमला करने की कोशिश कर पंबा डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाला बहुत तेज होती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। भागता हुआ पंबा सीधा सिम्बा के पास पहुंचता है, जो बिना नाला को पहचाने अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए सामने आ जाता है। सिम्बा और नाला एक दूसरे को ना पहचानते हुए लड़ने लगते हैं और दोनों शेरों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों शेर तब तक लड़ते रहते हैं जब तक नाला सिम्बा को नीचे नहीं गिरा देती। ठीक वैसे ही जैसे जब वह एक शावक था। अचानक सिम्बा उसे पहचान लेता है और हैरान रह जाता है कि यह उसकी बचपन की दोस्त नाला है। सिम्बा उत्साहित होकर कहता है कि उसे यहाँ रहना पसंद आएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारा खाना है।